वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज अदिति पांडे। सो टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विश्वमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, देखिए, ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक रेफ़र की जाने से पहले एनसीईआरटीज़ को रेफ़र किया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो स्टैंडर्ड बुक उतने अच्छे से नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। तो इसे प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन को एकदम रट जाइए, रिवाइज़ कर लीजिए और बहुत दम मेहनत पूरी लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है कुछ भी? तो आप मुझे बताइए बताइए बताइए। हाँ, तो देखिए, हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं वायुदाब से प्रभावित होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, जो वायु है वो विरल होती जाती है और सांस लेने में हमें कठिनाई होने लगती है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। किसे कहते हैं? मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा। वायुमंडल को यानी वायुमंडलीय वायु दाब जो है उसे मापने की इकाई क्या है? मिली बार है। क्या है? मिली बार है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वायु दाब को मापने की इकाई क्या है। तो वायु दाब को मापने की इकाई मिली बार होती है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिली बार होता है, यानी 1013.2 मिली बार होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायु दाब जो है वो अधिक होता है। वायु दाब को मापने के लिए पारद वायु दाब मापी यानी कि मर्करी बैरोमीटर अथवा निद्रव बैरोमीटर यानी कि एनेरॉइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मुझे तो लगता है कि ये 5-6 लाइन ही पूरी की पूरी लर्न करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे। कौन कौन सी? पहला तो हमने देखा कि वायुमंडलीय वायु दाब क्या होता है तथा वायुमंडलीय वायु दाब को जो मापने की इकाई है वो क्या है? मिली बार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना है? 1013.2 मिली बार होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायु दाब भी अधिक होता है। वायु दाब को मापने के लिए पारद वायु दाब मापी यानी कि मर्क्यूरी बैरोमीटर तथा निद्रव बैरोमीटर यानी कि एनेरॉइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानने हेतु भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भी करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके आगे वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार होता है। वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। ठीक है, समुद्र तल पे यदि मान लीजिए 1013.25 है, हमने देखा था तापमान 15.2 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर के हिसाब से इसमें लिखा है कि 1 मिली बार घटता है। ठीक है, वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करते हैं। ऊर्ध्वाधर जो दाब है वो प्रवणता क्षैतिज दाब जो प्रवणता है उसके अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है यह संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। इसमें बताया गया है कि ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा क्षैतिज की जो वो है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर इसके विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल जब कार्य करे तो ये संतुलित हो जाती है। इसीलिए ऊर्ध्वाधर जो पवनें हैं वो अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण
पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। देखिए, पवनों की दिशा उसके वेग के संदर्भ में यदि देखा जाए तो जो वायुदाब है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का यदि अध्ययन सामान्यतः खींची गई समदाब रेखाओं के द्वारा ही किया जा सकता है। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलती हैं। क्या होता है? एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जो रेखाएं समुद्र तल से आकर मिलती हैं, उसे ही हम समदाब रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल व वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने के लिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ जो दाब है वो कम होता जाता है, तो इस प्रभाव को दूर करने के लिए, इसे तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस चित्र में दिखाया गया है विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति को दर्शाता है। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। ये जो पूरे मैप में स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, इन्हें ही समझाया गया है कि निम्न दाब जो प्रणाली होती है वो अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। निम्न वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है उच्च वायुदाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं। जैसे ये देखिए, जो डायग्राम बनाया गया है, इसमें वायुदाब तथा पवन तंत्र को दिखाया जा रहा है। ये उत्तरी गोलार्ध है जिसमें ये समदाब इस तरीके की रेखाएं हैं। ठीक है, ये इस तरीके की रेखाएं हैं तथा ये वायुदाब और पवन तंत्र को ही इशारा यानी समझाती हैं। निम्न वायुदाब होता है उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं हो सकती हैं, जिनके केंद्र में जो वायुदाब है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। यानी जब एक या अधिक समदाब रेखाओं से निम्न दाब प्रणाली घिरी होती है ना, तो जो वायुदाब है वो भी निम्न होता है। लेकिन जब उच्च दाब प्रणाली किसी एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी हो तो उसके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। तो चलिए, हम अपना टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। एंड और भी कोई काम हो तो बताइएगा, और कुछ न समझ आया हो तो बताइएगा, उसे कल मैं फिर से समझा दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।